हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सॉलिटरी रीपर, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के सबसे सीनियर पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1770 में और मृत्यु हुई 1850 में। इनके सबसे अजीज दोस्त या उनके बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनके साथ मिलके ही इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, जिसका नाम था लिरिकल बैलेंस। यह किताब सन 1798 में आई और ये माना जाता है कि इसी समय से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। इनकी सबसे अच्छी किताब मानी जाती है द प्रिल्यूड, जो कि एक तरीके से इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। विलियम वर्ड्सवर्थ को अक्सर स्टार्टर ऑफ रोमांटिक एज कहा जाता है। कई लोग इन्हें फादर ऑफ रोमांटिक एज भी बोलना पसंद करते हैं। इन्हें ब्रिटेन के सबसे ऊंचे खिताब जो किसी कवि को दिया जाता है से नवाजा गया था, यानी कि उन्हें बनाया गया था पोएट लॉरेट 1843 में। और जैसा कि आप जानते हैं, सन 1850 में इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए जान लेते हैं द सॉलिटरी रीपर के बारे में कुछ तथ्य। इसे लिखा गया है फर्स्ट पर्सन में और इसे माना जाता है एक इमेजिस्ट पोएम, जिसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारा चित्रात्मक लेखन है। या अक्सर पूछा जाता है कि इसकी क्या खास बात है, तो आप लिख सकते हैं कि द पोएम इज फुल ऑफ इमेजरी। इसमें अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है, यानी कि नेचर की ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। ये भी कहा जाता है कि ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी थी उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोएम की टोन कैसी है, तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इस पोएम की टोन है मेलनकोलिक या मेलनकली, यानी कि दुखद। तो चलिए अब टेक्स्ट को देख लेते हैं। पहले हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन देख लेंगे। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. तो चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देखिए उसे खेत में अकेली, वह अकेली पहाड़ी लड़की अकेले फसल काट रही है और गा रही है, यहाँ रुकिए या धीरे से निकल जाइए। वह अकेली अनाज काटती और बांधती है और एक उदास धुन गाती है। अरे सुनिए, क्योंकि यह गहरी घाटी उस आवाज से भर रही है। तो कवि ये बोल रहे हैं कि जैसे वो एक ऊंची पहाड़ी पर चल रहे थे, उन्होंने देखा कि दूर दराज की एक जगह पे एक अकेली लड़की धीरे से कोई धुन गुनगुना रही है और फसल काट रही है। उनको ये महसूस होता है कि उनकी गुनगुनाने की आवाज से पूरी घाटी गूंज रही है। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to our weary bands of travellers in some shady fount among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. किसी बुलबुल ने कभी नहीं गाए थके हुए यात्रियों के समूह को किसी छायादार जगह में अरब रेगिस्तान के बीच। ऐसे रोमांचक आवाज कभी नहीं सुनी गई वसंत ऋतु की कोयल से, समुद्रों की शांति को भंग करती हुई सुदूर हेब्रिडिस के बीच। यानी कवि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो गायिका है, जो मेड है, उसकी आवाज इतनी बेहतरीन है कि किसी नाइटिंगेल यानी कोयल या किसी बुलबुल ने कभी इतने अच्छे सुर नहीं छेड़े, चाहे वो अरब के रेगिस्तान में हो या हेब्रिडीज के टापू में। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है? शायद वह दुखद धुन बह रही है पुरानी दुखी दूर सी बातों के लिए।
और बहुत पहले हुई लड़ाइयों के लिए। या क्या यह कोई अधिक विनम्र गीत है, आज की जानी पहचानी कोई बात, कोई प्राकृतिक दुख, हानि या दर्द जो हुआ है और फिर हो सकता है। कवि ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़की गा क्या रही है। क्या वो किसी पुरानी भूली बिसरी बात पर दुखी हो रही है, या किसी पुरानी जंग को याद करके रो रही है, या हो सकता है कि वो रोजमर्रा की कोई छोटी मोटी बात को याद करके दुखी हो रही हो। क्या कोई ऐसी चीज है जो कोई ऐसा दुख है जो फिर हो सकता है। What are the theme the maiden sang, as if her song could have no ending? I saw her singing at her work and o'er the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard. विषय चाहे जो भी हो, वह युवती गा रही थी जैसे उसके गीत का कोई अंत न हो। मैंने उसे अपने काम पर गाते देखा और हंसिया से फसल काटते हुए। मैं स्तंभ और स्थिर होकर सुनता रहा, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, संगीत को मैंने अपने दिल में बसा लिया। उसके सुनाई न देने के बाद भी वो गीत मेरे मन में हमेशा बसा। तो कवि ये बोलना चाह रहे हैं कि चाहे वो किस भी विषय पर गा रही हो, जब मैंने उसे सुना तो उसका वो दुख भरा गीत मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। अब मैं नहीं जानना चाहता कि वो किस बारे में गा रही थी, पर जब तक मैं जिंदा, वो गीत मेरे दिल में हमेशा रहेगा। चलिए इसकी ग्लॉसरी को भी एक बार देख लेते हैं। हाईलैंड गर्ल का मतलब है पहाड़ी लड़की। स्टॉप हियर और जेंटली पास का मतलब है चाहे यहाँ रुकिए या यहाँ से चले जाइए। स्ट्रेन का मतलब है गाना। शेडी हॉन्ट का मतलब है एक छायादार जगह। हेब्रिडिस स्कॉटलैंड की बाईं ओर के कुछ टापुओं को कहा जाता है। प्लेंटिव नंबर्स का मतलब है दुख भरा नगमा। नेचुरल सॉरो यानी कि कोई प्राकृतिक दुख या दर्द। सॉलिटरी का मतलब है अकेला। रीपर वो व्यक्ति होता है जो फसल काटता है। बाइंड्स मतलब बांधना। मेलनकली यानी दुखद। स्ट्रेन फिर से एक गीत का अंश। नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल। शेडी हॉन्ट एक छायादार जगह। अरेबियन सैंड्स यानी अरब के रेगिस्तान। वेरी बैंड यानी थके हुए लोगों का एक समूह। हम्बल्ले यानी कि रोजमर्रा की कोई बात। मोशनलेस का मतलब है स्थिर। तो अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स में आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको अक्सर 1 मार्क मिलता है। Who was Wordsworth closest associate in the world of literature? इसका आंसर है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। What is the reaper doing in the field? Cutting and binding grain. The poet has compared the singing of the reaper with which birds? इसका जवाब है कुकू और नाइटिंगेल दोनों। तो आंसर सी, both of the above सही है। Which line in the poem indicates that the poet does not understand the lyrics of the song? Will no one tell me what she sings? जहां पर कवि ये पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या गा रही है, जिसका मतलब है कि उन्हें नहीं पता कि रीपर क्या गा रही है। Which agricultural implement was the reaper using? इसका आंसर है सिकल, जिसको हम लोग हिंदी में हसिया भी कहते हैं। Stop here or gently pass? Who does the poet address this line to? इसका आंसर है travelers who may happen to be passing। कवि जब ये कहते हैं कि यहाँ रुक जाओ या यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वो दरअसल दूसरे यात्रियों से बात कर रहे होते हैं जो उनके साथ हैं। Which words in the poem indicate the reaper was singing a sad song? Melancholic, plaintive, unhappy. Melancholic, plaintive और unhappy तीनों ही शब्दों का मतलब होता है दुखद या दुख भरा। तो इसका आंसर होगा all of the above। What impact did the reaper's song have on the poet? इसका आंसर है he bore the music in his heart for a long time। क्योंकि कवि ने रीपर का सॉन्ग अपने मन में बहुत समय के लिए बसा कर रखा। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको अक्सर एक लाइन में देना होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है शॉर्ट नोट्स, जिसका जवाब आपको 40 से 50 वर्ड्स यानी कि 3 से 4 लाइंस में देना है। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है डिटेल्ड आंसर्स या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस,
इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। एक सेक्शन इस पोएम में है लैंग्वेज इन यूज, उसके आंसर्स भी मैंने यहाँ दे के रखे हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आ सकता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो इस पोएम की समरी और एनालिसिस मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।